गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इकॉनमी, जो कि हमारी रमेश सिंह की बुक से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं चैप्टर 6, जिसमें कि कम्प्लीटली हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लो कि हम लोग इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के तहत हम लोग पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म को समझेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की रियल मीनिंग क्या होती है अकॉर्डिंग टू द इकॉनमी, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे देश में कब आया, क्यों लाना पड़ा। एलपीजी रिफॉर्म आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी, ब्रीफ स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारे देश की इकॉनमी का क्या हालचाल था और क्यों हमें जो है इस तरीके की रिफॉर्म की नीड पड़ी। वो भी हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आई वो 1991 में आई। तो क्यों आई, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, इट मीन्स कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में जो रियल मीनिंग है उसे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में देखिए। जब भी कोई देश अपनी इकॉनमी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, इकॉनमी क्या होती है। देखिए, कोई भी इकॉनमी जो है, जैसे हम लोग कह रहे हैं अर्थव्यवस्था किसी देश की, तो उसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लोग जो रहते हैं उस देश में, उनकी क्या डिमांड है और कितनी डिमांड है। उस डिमांड के हिसाब से क्या उनकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो पा रही है। इट मीन्स कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या उनकी सप्लाई उस हिसाब से हो पा रही है कि नहीं। इट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई का कितना मैच है, इस चीज़ को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इकॉनमी के बेसिस पे। किसी भी कंट्री का आपको इकॉनमी देखनी है तो उसका आप लोग डिमांड सप्लाई देख सकते हो, उसकी ट्रेड देख सकते हो कि कितना वो ट्रेड करे इंटरनली एक्सटर्नली। सो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आप लोग देख सकते हो किसी कंट्री की इकॉनमिक को। लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें, इट मीन्स कि आप देखो कि किसी भी देश के जो सरकार होते हैं ना, उनका ये मंशा हो जाता है कि जो स्टेट का रोल है अब इसको थोड़ा कम करना है और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है उसको एक्सपैंड करना है। इट मीन्स कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ होती है, जो अपनी एजेंसीज़ होती है, उनका रोल यहाँ पे एक्सपैंड करना है। इट मीन्स कि उनकी पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म। इट मीन्स कि ऐसी कंट्री जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक रिफॉर्म इट मीन्स कि उस देश में प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही है। यहाँ पे प्लानिंग मॉडल वगैरह बात की गई है, तो इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 23 जुलाई 1991 में हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो लॉन्च की गई। किस प्रोसेस में, तो हमारी फिस्कल क्राइसिस हो गई थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिली। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पैसे की कमी हो गई, फिस्कल प्रॉब्लम, फिस्कल क्राइसिस, इट मीन्स कि पैसे की कमी हो गई। अब किसी देश में पैसे की कमी क्यों होती है। किसी देश में जो सरकार होती है, जैसे हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, उनकी रेवेन्यू कम हो जा रही है। ठीक है, जितनी भी सोर्सेज है उससे एज पर जो रिक्वायर्ड रेवेन्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं सरकार की, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है, या फिर खर्चे उतने ही हैं लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सरकार बहुत ज़्यादा खर्चे करती है। अब सरकार के पास उतना रेवेन्यू नहीं है लेकिन खर्चे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बोरो कर रही है, अपने देश में से बोरो कर रही है या फिर बाहर से एक्सटर्नल बोरोइंग हो रही है। तो इससे क्या होता है ना कि उस कंट्री की सरकार जो है वो कर्ज में चली जाती है, और इससे हम लोग को देखने को मिलता है कि फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। इट मीन्स कि सरकार की जो खर्चे है वो बढ़ गई है, रेवेन्यू कम हो गया है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब है कि किसी देश में, जैसे कि हमारी कंट्री कैसी है, तो हम लोग इंपोर्ट हब कंट्री है। इट मीन्स कि हम लोग कोई भी सामान को इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। तो एक समय के बाद जो है ये क्राइसिस हो जाती है। इट मीन्स कि हमारी इंपोर्ट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक्सपोर्ट कम हो गई है। तो ये दो मेन रीज़न था, फिस्कल डेफिसिट थी और साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही थी। तो इसके कारण अब ये कहा गया कि हमें कुछ ना कुछ अपने इकॉनमी में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। रिफॉर्म इन द सेंस कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तब इसी को देखते हुए हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया। इट मीन्स कि आप देखो कि एलपीजी रिफॉर्म हमारे देश में ऐसे ही नहीं लाया गया। इससे पहले जो इंटरनेशनल बॉडी है उनकी परमिशन की ज़रूरत है, उनसे कुछ हेल्प भी लिया गया। देखिए, अब ऐसा थोड़ी कि हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आ गए, एलपीजी रिफॉर्म लेकर आ गए तो हमारी जो समस्या है वो सब खत्म हो गई। नहीं, हमारे हर एक कंट्री से भी ऊपर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे निगरानी रखते हैं और सारे देश को मदद करते हैं, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सुने होंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी कुछ कंडीशंस हैं, जो कि यहाँ पे आप देखो कि हमें ये कहा गया था कि हमें जो रुपये की वैल्यू है वो डिवैल्यूएट करनी है। इट मीन्स कि जो रुपये की वैल्यू है उसको कम करना है। पहले अगर 21 रुपीज़ पर $1 के बराबर 21 रुपीज़ है,
तो आज के डेट में हमें उनकी वैल्यू को घटाना है और एक डॉलर के बराबर 27 करनी है। इट मीन्स कि अगर हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं और यूएस बाहर से खरीद रहे हैं तो उसका अगर रेट $1 है तो हम लोग को पहले 21 रुपीज़ पे करना पड़ता था। लेकिन अगर इसको हम लोग डिप्रिशिएट कर दें अपनी रुपीज़ की वैल्यू तो इट मीन्स कि इम्पोर्ट महंगी हो जाती है। कहने का मतलब है कि उसी $1 के लिए अब हम लोग को 27 रुपीज़ देनी पड़ रही है। इट मीन्स कि 6 रुपीज़ और देने पड़ रही है। इट मीन्स कि हमें इससे घाटा हो रहा है। साथ ही ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया। इट मीन्स कि जो पिक इम्पोर्ट टैरिफ है वो उसमें कमी देखने को मिली। एक्साइज ड्यूटीज़ भी है जो कि 20% तक बढ़ चुका था। सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 10% तक ख़त्म करने पड़े एनुअली। और एक प्रेशर था सरकार के ऊपर कि वो फिस्कल डेफिसिट को कंसोलिडेट करें और फिस्कल प्रेसिडेंस में जाए। इट मीन्स कि जो हमारी एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू का मिसमैच है उसको यहाँ पे सही करें। इसी को देखते हुए हमारे यहाँ रिफॉर्म आया और रिफॉर्म भी 2 कैटेगरी से आया। एक तो यहाँ पे आप देखो कि रिफॉर्म जो आया उसमें हम लोग 2 तरीके से इसको मेज़र करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेज़र, जिसमें कि सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जिससे कि हमारी जो डिमांड है वो बूस्ट हो सके। देखिए डिमांड किससे बूस्ट होती है? हम जैसे इंसान से। हम लोग इस देश में रहते हैं तो हमारी डिमांड है कि नहीं हमें ये चाहिए, वो चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, ठीक है, ईयरपॉड चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, तो हमारी डिमांड है। लेकिन स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स भी देखी जाती है कि जिस हिसाब से लोगों की डिमांड है क्या ये फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स में यहाँ पे एग्रीगेट जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको मेज़र किया जाता है। इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करनी है तो 2 तरीके से देखेंगे कि क्या डिमांड साइड रिफॉर्म हो पाया है कि नहीं या फिर सप्लाई साइड रिफॉर्म हो पाया है कि नहीं। दोनों का एक होना ज़रूरी है। अब आते हैं एलपीजी रिफॉर्म में। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा रिफॉर्म किया गया। तो देखिए रिफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है कि लिबरलाइजेशन, जिसमें ये देखा गया कि एक डायरेक्शन बताया गया कि रिफॉर्म कैसे करना है। प्राइवेटाइजेशन है जिसमें कि पाथ ऑफ रिफॉर्म है। ग्लोबलाइजेशन है जो कि अल्टीमेट गोल रखा गया है रिफॉर्म का, कि यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है रिफॉर्म का। एक एक करके तीनों बॉडी को समझते हैं। लिबरलाइजेशन है, ये टर्म का ओरिजिन आप देखो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो लिबरलिज्म है इससे निकल कर आया। ये अर्ली 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। समटाइम्स इसको मेटा आइडियोलॉजी के साथ भी इसको पोर्ट्रे किया जाता है, बट कोई बात नहीं। जो टर्म है लिबरलाइजेशन, इसमें कुछ कॉनोटेशंस आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता है कि कोई कंट्री कितनी लिबरल है, कितनी यहाँ पे रिफॉर्म करने के डायरेक्शन पे आगे बढ़ रही है। जैसे चाइना भी अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किए थे 1980s में और वहाँ पे उनके द्वारा अनाउंस किया गया था ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग व्यापार वगैरह जो है दूसरे देशों के साथ भी करेंगे। वैसे यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी लाया गया जो कि चाइना के लिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म था और इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी ये लिबरलाइजेशन था। इट मीन्स कि छूट दिया गया यहाँ पे। ठीक है, रिफॉर्म की डायरेक्शन से यहाँ पे मेंशन की गई। तो ये बात रही लिबरलाइजेशन को लेके। प्राइवेटाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि नाम पे ही आपको समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे आगे बढ़ाना। लेकिन अगर इसको हम लोग पॉलिटिकल सेंस में देखें तो कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स डी नेशनलाइजेशन करना। इट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको कम करना। तो जिस देश में पब्लिक सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है उसमें नेशनलिज्म हम लोग कहते हैं, नेशनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन वही बात है कि जब उसकी पार्टिसिपेशन कम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। फाइन। तो अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन देखें तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में भी देखा जाता है। और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो डी नेशनलाइजेशन है। अगर 100% से कम यहाँ पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट में कि जब सरकार के पास पैसे होते हैं तो सरकार सोचती है कि इसको पैसे देकर कुछ शेयर खरीद लेते हैं किसी PSU वगैरह में। तो जहाँ पे भी जिस PSU में 51% से ज़्यादा परसेंट शेयर जो है अगर सरकार के पास है तो ओनरशिप भी यहाँ पे सरकार के पास होगा और उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर PSU कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग देखो कि यहाँ पे 51% से लेस हो जाता है, इट मीन्स कि 49% तक अगर शेयर जो है सरकार के पास रहे तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर्स हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका प्राइवेट PSU हो गया। इट मीन्स कि जो यहाँ पे आपका शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होती है। इट मीन्स कि हम लोग 51% तक जो शेयर है वो खरीद लेते हैं। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जब सरकार के पास पैसे नहीं होती है तो सरकार फिर यही सारे PSU से पैसे ले लेती है वापस। इट मीन्स कि शेयर बेच देती है और पैसे ले लेती है। तो अगर 49% यहाँ पे बेच दे तो भी आप लोग देखो, अगर यहाँ पे आपका जो है
ये देखिए, ये सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि अगर एसेट जो है वो सरकार के द्वारा सिर्फ 49% ही बेचा जाए तो ओनरशिप सरकार के ही पास है। मान लीजिए कि 100% पूरा स्टेक सरकार के पास है, इसमें से 49% बेच दिया गया तो 51% अभी भी सरकार के पास है। इट मीन्स कि ये अभी भी पब्लिक सेक्टर PSU हो गई। लेकिन अगर आप लोग देखो, इट मीन्स कि ओनरशिप उस कंपनी का किसके हाथ में, गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इस 100% में से अगर 51% यहाँ पे आपका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, इट मीन्स कि यहाँ पे शेयर को बेच दिया गया और पैसे ले ली गई, तो इट मीन्स कि जो ओनरशिप है वो यहाँ पे रियली ट्रांसफर्ड हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुके हैं। फाइन, तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन समझ गए। ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस में इसको हम लोग मेजर करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर आया है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू निकल कर आया है, जो कि 1980 में है। और ये जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद आप देखोगे कि इस तरीके की बातें थी कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है कि सारे जो जितने कंट्रीज़ है वो मिलजुल के रहे, एक दूसरे कंट्री के साथ ओपनली वो व्यापार करे, जिसमें कि यहाँ पे एक बॉडी भी बनाई गई थी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं और फाउंडिंग मेंबर भी हैं। यहाँ हम लोग कनेक्टेड है स्टार्टिंग से ही। देखिए, इंडिया बिकम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग जो है ट्रेड वगैरह को और ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है सडन नहीं हुआ, हम लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए काफ़ी स्टेजेस में। जैसे कि आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म में। फर्स्ट जनरेशन था जो कि 1991 से 2000 तक रखा गया, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स को काफ़ी प्रमोट किया गया, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म की गई और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म की गई। जैसे कि आप देखो कि जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी इंपोर्ट वगैरह में, उसको यहाँ पे ख़त्म किया गया। साथ ही आपको देखो कि फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किया गया। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ बैंकिंग वगैरह हो गई, कैपिटल मार्केट है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे कुछ इस सारे सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म लाए गए। टैक्स रिफॉर्म हुआ, यहाँ पे सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो है वो आपका यहाँ पे रखा गया कि किसी तरीके से जो टैक्स वगैरह होती है उसमें सिंप्लीफाई करनी है, ब्रॉड बेसिंग करनी है और ये चेक करते रहना है कि कोई टैक्स की चोरी ना करे या फिर टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है तो वो ना करे। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म देखने को मिला जो कि 2000 के आगे था, तो इसमें फैक्टर मार्केट रिफॉर्म करने की बात की गई कि मार्केट जो है उसमें जितनी भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वगैरह को यहाँ पे देखा गया। साथ ही हम लोग देखें तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म किया गया यहाँ पे। जैसे कि आप देखो कि फ्री लिवरेज दिया गया कैपिटल मार्केट को। रिफॉर्म हम लोग गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी देखने को मिला। फिर धीरे धीरे आप लोग देखो कि यहाँ पे थर्ड जनरेशन रिफॉर्म आई, इसी तरीके से फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म आई, जिसमें कि धीरे धीरे रिफॉर्म हमारा बढ़ते गया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इस चैप्टर का एंड तो यहीं पे हो गया, बट इस टॉपिक का एंड नहीं हुआ है क्योंकि 1991 में हमारा LPG रिफॉर्म हुआ है और अभी 30 ईयर्स इसकी कंप्लीट हुई है। तो कुछ और बातें हैं जो कि आपको इसके अतिरिक्त जानना है, तो कुछ और बातें हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 ईयर्स हो चुका है हमारा इस LPG रिफॉर्म का, तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा देखने को मिला 1991 के रिफॉर्म से। तो इंडिया का अगर 1990 के बाद इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी देखें तो यहाँ पे आप देखो जो वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ पे डिसमेंटल हो गया और बहुत सारे जो इकोनॉमिक सिस्टम की डोमिनेट थी उसको परमिट किया गया कि हमारे देश में भी वो यहाँ पे काम करें। साथ ही जो रोल है स्टेट का उसको फिर से रीडिफाइन किया गया क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूड हुआ है। इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो अगर हम लोग फर्स्ट डिकेड देखें 21st सेंचुरी में तो इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट देखने को मिला और हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में भी काउंट होते हैं। तो बस ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इस रिफॉर्म का। 1991 की रिफॉर्म अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है इनको काफ़ी एनर्जाइज़ किया गया, साथ ही अनटोल्ड चॉइस दिया गया कंज्यूमर्स को। जो फेस है इंडियन इकॉनमी की वो चेंज हुई है। फार अगर हम लोग देखें जिस तरीके से पॉवर्टी बढ़ती गई है तो फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला कि हमारे देश में पॉवर्टी ख़त्म भी हो रही है। ये बातें की गई है कोविड से पहले, क्योंकि कोविड के बाद अगर हम लोग अभी सही आंकड़ा देखें तो हमारे देश में फिर से पॉवर्टी बढ़ चुकी है। कंपेयर किया जा रहा है जो 1991 का क्राइसिस है वो 2021 का, क्योंकि आज की भी डेट में हम लोग क्राइसिस के बाद ही यहाँ पे खड़े हैं, एक पैंडेमिक के बाद खड़े, तो ये भी हमारा एक क्राइसिस है। हमारा सबसे पहले आप देखो कि हाई जो है फिस्कल डेफिसिट है। 1991 में भी फिस्कल डेफिसिट हमारा हाई था, जिसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक्सपेंडिचर, इसको आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट को मेज़र किया जाता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये एक प्रॉपर है, रेवेन्यू हमारा डाउन हो रहा है, एक्सपेंडिचर अप हो रहा है, इट मीन्स कि हमारी जो यहाँ पे करंट अकाउंट है वो घाटे में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है। 2021 की अगर हम लोग क्राइसिस देखें, ये पेंडेमिक है जिसमें कि लॉकडाउन हुआ, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिरेल हो चुकी थी, तो इसके कारण हमें शार्प जो है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिला और इसको हम लोग टेक्निकल
रिसेशन भी कहे थे। इट मीन्स कि लगातार जो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हमारी अगर इकॉनमिक ग्रोथ डाउन हो रही है तो इसको हम लोग रिसेशन कहते हैं और इसको टेक्निकल रिसेशन कहा गया था। तो अभी भी हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड और सप्लाई की मिसमैच देख रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो 1991 में क्या था कि इंडिया के द्वारा प्लेज किया गया था टर्न्स ऑफ गोल्ड, जो कि यहाँ पे स्टेव ऑफ कर रहे थे एक डिफ़ॉल्ट जो कि सॉवरेन डेट का था। इट मीन्स कि हम लोग जो है काफ़ी कर्ज में जा चुके थे। आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो इकॉनमी श्रिंक कर रही है, वो भी रैपिड पेस से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपने रेवेन्यू कमिटमेंट जो स्टेट के साथ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे खड़े नहीं है, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि राज्य में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम हुआ है ड्यू टू वेरियस रीज़न। वन ऑफ द रीज़न इज़ जीएसटी रिफॉर्म, जो कि जीएसटी भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। आपको ये बताना है कि जीएसटी जिसमें कि आपका IGST है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। जीएसटी हमारे देश में कब लागू किया गया, डेट आपको बतानी है, और जीएसटी का जो जितनी भी रूल्स रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं वो किस कंट्री से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 2021 की क्राइसिस अगर हम लोग देखें तो आज के भी डेट में हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाई है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, और पॉवर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। क्रिटिसिज्म कहा गया है रिफॉर्म का, जैसे 1991 में जो रिफॉर्म थी उसमें क्या क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, तो यहाँ पे कहा गया कि हेवी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है इनके द्वारा हमें देखने को मिला। 2021 की रिफॉर्म देखें तो इस तरीके की जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ये रिफॉर्म का, ये अभी काम नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि आज की डेट में 3 फार्म लॉज जो है, जिसके कारण फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी हमारे देश में चल रहा है, तो इसलिए इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमें सस्टेन करना होगा, म्यूचुअली सपोर्ट करना होगा रिफॉर्म को, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मारुति मॉडल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को यहाँ पे अपनी ओनरशिप जो है वो यहाँ पे घटाना चाहिए 26%, वो भी हर एक अंडरटेकिंग में, चाहे वो बैंक हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो, जैसे कि मारुति डिसइन्वेस्टमेंट में किया गया था 1991 की ये रिफॉर्म है। सो दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट, यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर राइटिंग। ओके, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर आपस में आए और फिर मिलकर बात करें और एक हेल्दी डिसीजन लें। तो यहाँ पे कंक्लूजन में बताया गया है कि 1991 की रिफॉर्म्स जो है वो हमारे इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है कि हम लोग एक क्राइसिस से निकल कर आए और बहुत ही बेटर तरीके से काम करें। तो ये एक न्यू रिफॉर्म एजेंडा है जिसमें कि आप देखो कि हमारी जीडीपी पीछे तो नहीं गई, हमारी जीडीपी का ग्रोथ देखने को मिला, इकॉनमिक ग्रोथ देखने को मिली। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दृष्टि मीन्स क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे मीन्स क्वेश्चन दिया गया। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसको कहीं एक जगह नोट करके लिख सकते हो। 1991 की रिफॉर्म जो है एनर्जाइज किया है हमारे इंडियन इकॉनमी को, और मिलियंस को यहाँ पे पॉवर्टी के बाहर निकाले। एज इंडिया ग्रैपल्स अ पोस्ट पैंडेमिक इकॉनमिक क्राइसिस देयर आर लेसन्स ऑन व्हाट टू रिफॉर्म एंड हाउ, इसको डिस्कस करना, और इसी का आंसर अभी मैं डिस्कस भी की हूँ। तो बेटर है कि आप लोग इसको एक जगह लिख के रख लो, क्योंकि 30 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो इस बार की मेंस आंसर राइटिंग में और नेक्स्ट ईयर या फिर आप स्टेट पीसीएस भी देने वाले हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो ये थोड़ी लेंथी भी रहेगी, इसे हम लोग आराम से देखेंगे। तो एक वीक में आपका दो लेसन यहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।